नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे बीपी की या हाई ब्लड प्रेशर की, या जिसे हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जो कि एक साइलेंट किलर बन गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की करीब 30% आबादी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और दिक्कत की बात यह है कि इनमें से भी आधे से ज़्यादा लोगों को ये बात पता ही नहीं है। तो आखिर क्यों ब्लड प्रेशर को या फिर बीपी को या फिर हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं? आखिर ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके होने के बाद क्या होता है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है या इसके लिए ज़िंदगी भर गोली ही खानी पड़ती है? ये कितनी बड़ी समस्या है और ये क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो क्या हमारी बदलती लाइफस्टाइल ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है या फिर कुछ और कारण भी हो सकते हैं? और क्या सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंज करके आप इस बीमारी पर विजय पा सकते हैं? ये सारे अहम सवाल होंगे जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने कुछ खास मेहमानों को भी आमंत्रित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मेदांता हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कार्डियक साइंसेज डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राज प्रताप सिंह और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर संदीप, सबसे पहले तो यही कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे समझें इसको और क्या कारण होते हैं इसके? देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला है सिस्टोलिक, वो 140 के ऊपर है तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली 80 या उससे नीचे होता है, वो अगर 90 के ऊपर चला जाए तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। ऐसे में दवा रेगुलर लेनी पड़ती है और दवा रेगुलर लेनी चाहिए। जनरली ये सोच होती है कि कुछ समय बाद दवा बंद करके देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये कब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर जो आपने पैरामीटर्स बताए हैं उससे आगे पीछे होने लगता है? क्या कारण होते हैं इसके पीछे? देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत से कारण हैं। एक जिसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी जिसका कोई क्लियर कारण पता नहीं है लेकिन ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है और इसमें आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, जो आपके जीन्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपके माता पिता में, आपके ब्लड रिलेशन में किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको होने की संभावना न सिर्फ ज्यादा है बल्कि कम उम्र में भी होने की संभावना है। दूसरी बात, जो स्ट्रेस लेवल है ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। स्मोकिंग ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। आपका बढ़ता वजन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो ये जो पूरे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं ये इसके कारण है। इवन आपकी प्रॉपर नींद ना होना ब्लड प्रेशर। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि स्ट्रेस से आपको हो सकता है, आप अत्यधिक धूम्रपान करते हैं उससे हो सकता है, आपका वजन बढ़ा हुआ है यानी आपका डाइट पे कंट्रोल नहीं है उससे हो सकता है, और आपने कहा चौथी चीज की जो नींद की कमी आजकल जो एक बहुत कॉमन सा फिनोमेना हो गया है देश के अंदर, वो भी इसका कारण हो सकता है। एक टेक्निकल सवाल आपसे और कि आपने अभी दो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक या नीचे का या ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसे कहा, एक आपने कहा कि 80 और दूसरा 120, तो इनमें से दोनों का फ्लक्चुएट होना उसे आप हाई कहेंगे, इसमें से नीचे वाले का फ्लक्चुएट होना या फिर सिर्फ ऊपर वाले का फ्लक्चुएट होना, कैसे कंक्लूड करते हैं? देखिए, सिर्फ ऊपर वाले का फ्लक्चुएट होना भी हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन एज ए डॉक्टर हमें ज्यादा चिंता नीचे वाले की है। नीचे वाला अगर 90 से थोड़ा भी ऊपर है तो हम ज्यादा उसको सीरियसली लेते हैं। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से 130 या 140 हो जाए तो निश्चित तौर पे वो बढ़ा हुआ है। 140 150 हाई ब्लड प्रेशर है, मगर ऊपर वाले की तुलना में जो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, वो ज्यादा गंभीर है। ठीक है, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है जिसका एक औसत माप बताया 80, अगर उसमें फ्लक्चुएशन होती तो ज़्यादा गंभीर है। आगे इस पे और बातचीत करते हैं। डॉक्टर प्रताप, ये बताइए कि ये तो हमने समझ लिया कि ब्लड प्रेशर क्या है या उसके होने के कारण क्या होते हैं। अब ये जब आपको हो गया तो इससे नुकसान क्या होता है? सर, आप म्यूट पर हैं। लोग, जैसा आपने शुरू में कहा कि ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेटा, तो डेटा पुट्स ब्लड प्रेशर एज प्रोबेबली नंबर 1 और 2 किलर ऑफ द मैनकाइंड। जितनी बीमारियां ब्लड प्रेशर से होती हैं वो सब एक सीरियस टाइप की बीमारियां हैं। जैसे ब्लड प्रेशर इज द नंबर 1 कॉज फॉर
हार्ट डिजीजेस, हार्ट फेलियर, प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जो लोगों को ब्रेन हैमरेज होता है, पैरालिसिस होती है, उसका भी वर्ल्ड में नंबर 1 रीजन इज हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना। इसी तरीके से किडनी फेलियर, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, हाथ पैरों में गैंग्रीन, आंखों की रोशनी जाना जिसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं, हार्ट फेलियर, प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, इस जैसे अनेक गंभीर रोग जो है ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। अब क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते शुरुआत में, तो काफी लंबे समय तक लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, और धीरे धीरे करके अंदर अंदर हमारे मेन ऑर्गन्स को, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, पेरिफेरल आर्टीरियल सर्कुलेशन सिस्टम, इन सबको खराब करता जाता है। और जब दिक्कत बहुत बढ़ जाती है तब इसके दुष्परिणाम और बीमारियों की वजह से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हाइपरटेंशन इज प्रोबेबली नंबर 1 रिस्क फैक्टर फॉर क्रॉनिक डिजीजेस इन करंट एरा। जी, और दिल के साथ इसका क्या संबंध है? सर, दिल के साथ 3 तरीके से इसका संबंध है। देखिए, एक तो जैसे हम कहते हैं हार्ट अटैक्स है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिससे एंजाइना या फिर अकस्मात जो है कार्डियक अरेस्ट होते हैं, तो उसमें नंबर 1 रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज हाइपरटेंशन। दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट को एक ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है मोटा हो जाता है, यानी उसकी साइज इंक्रीज हो जाता है, उसकी नॉर्मल डायनामिक्स जैसे बनी रहती है वो चेंज हो जाती है। ऐसे लोगों को सांस फूलने की दिक्कत होती है, इसी समस्या को हम मेडिकल टर्म्स में हार्ट फेलियर प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका हार्ट मोटा हो गया, उन लोगों को भी हार्ट फेलियर का परेशानी होता है। तो ये 2 बड़ी प्रॉब्लम है जो हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट के पेशेंट्स को होती है। तो डॉक्टर साहब, आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं, जितने भी इम्पैक्ट बताए, ये कितने कॉमन है? क्या हर दूसरे मरीज के साथ ये होता है, या फिर ये कुछ ही मरीजों की स्थिति है जो यहां तक पहुंचती है? नहीं, देखिए, इसमें ये अगर आप देखें तो डेटा के हिसाब से तो हिंदुस्तान में हर तीसरा चौथा आदमी हाइपरटेंशन से ग्रसित है, बट लोगों को पता ही नहीं है। और चिंता की बात क्या है कि समय के साथ ना हमारी यंगर जनरेशन 20, 30, 40 इयर्स की जनरेशन में भी हाइपरटेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका लाइफस्टाइल का खराब होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, स्मोकिंग और हमारे खान पान की और एक्सरसाइज की हैबिट्स में जो चेंज हुआ, ये बहुत बड़ा रीजन है। नो डाउट। चलिए इस पर और बातचीत करते हैं। डॉक्टर समीर भाटी, तो देखिए, एक तो सिंपल तरीका है जो शायद हम सब जानते हैं कि जब आप किसी भी तरीके की बीमारी से निकल रहे होते हैं, सिंपल बुखार वगैरह भी आ जाए, तो डॉक्टर सबसे पहले आपका बीपी चेक करते हैं। तो एक तो शायद वही तरीका होगा, लेकिन जैसा अभी हमने कहा कि अधिकतर या आधे से ज्यादा लोग जानते ही नहीं है कि उन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत है। तो इसका क्या तरीका है? क्या इसका कोई टेस्ट है? कैसे किसी को पता चले कि भाई वो बीपी का शिकार हो गया और उसे पता ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक तो हम जो प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं, जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, आमतौर पर यूजुअली जो देखा जाता है ब्लड प्रेशर। पर पहली बार अगर जैसे किसी को डायग्नोस्ड हुआ है कि ब्लड प्रेशर है, जो हमने बताया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की जो वैल्यू है, उनको पहले से आमतौर पे तो जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल पता नहीं चलता है। 75% के करीब लोगों में सिम्टम्स आते नहीं है। कोई और दूसरे टेस्ट कराने के लिए या कोई प्रोसीजर के लिए कई बार पेशेंट आता है तो इंसिडेंटली पता चलता है कि आपका तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, और फिर वो बाद में फॉलो अप लिया जाता है। तो आमतौर पे ये रूल आउट होता नहीं है, काफी सारे लोगों को पता नहीं चलता है। तो अब इसमें एक प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गया, जो लाइफस्टाइल डिजीज की जहां पर हम बात करें, जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की वजह से, और वो अधिक देखा गया और वो बच्चों के अंदर भी, और इसके अलावा जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। पर एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है किसी और अन्य अंडरलाइन डिजीज की वजह से, तो वो कई बार हमें रूट कॉज देखना पड़ता है कि आपका ब्लड प्रेशर की दवाइयां या ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट शुरू करने से पहले एक बार एक्सक्लूड करना पड़ता है कि आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं है। तो एज के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री या और जो उसकी एसोसिएटेड कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ टेस्ट किए जाते हैं ताकि हम रूट कॉज को जान सकें। जिसमें कुछ, जैसे बच्चों में खासतौर पे कई बार छोटे बच्चों के अंदर भी देखा जाता है, उनके अंदर ट्रांजिएंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो फिर उसको रूट कॉज को ट्रीट किया जाता है। किडनी डिजीज एक काफी मेन रीजन रहता है कई बार सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए, तो उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट करके हम स्ट्रक्चरल चीजें देखते हैं, किडनी का साइज काफी लोगों में देखा जाता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी, मतलब मैं आमतौर पे बता रहा हूँ कि किडनी डिजीज भी एक काफी
मेन कारण रहता है हाइपरटेंशन के अंदर। थायराइड भी एसोसिएटेड है आपके ब्लड प्रेशर के अंदर, तो इस वजह से थायराइड की भी जांच करके की जाती है कि अगर आपका हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म है तो वो भी एक कारण बनता है ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिनको स्लीप एपनिया की शिकायत है उन लोगों में स्लीप एपनिया भी एक बड़ा कॉज रहता है हाइपरटेंशन का। तो इसलिए हमें ये रूट कॉज को पता करने के लिए कि ये क्या कारण है, उसको ठीक करते हैं तो फिर वो ब्लड प्रेशर भी उनका जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये टेस्ट की उपयोगिता काफी ज्यादा बढ़ती है और इसके लिए जैसे OSA वगैरह के लिए स्लीप स्टडीज की जाती है, जिससे इसको आसानी से डायग्नोज भी किया जा सकता है और ट्रीट भी किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर श्रीवास्तव, तो जैसा अभी बातचीत में निकल कर आया कि इसका कोई सिम्टम नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता और इसीलिए फिर साइलेंट किलर, लेकिन कुछ तो होते होंगे, हो सकता है कि वो सब में ना आए, लेकिन कुछ तो आप लोग बताते होंगे कि ये 5 चीजें हो रही तो आपको सोचना चाहिए कि आपके ब्लड के प्रेशर के साथ कुछ ना कुछ इशू है। देखिए, जब तक लक्षण की बात हो रही है तो ब्लड प्रेशर का, जैसे अभी सब कह रहे थे, सबसे कॉमन लक्षण यह है कि ज्यादातर मरीजों में कोई लक्षण नहीं होता। ये बात समझना बहुत जरूरी है, इसलिए रूटीन चेकअप में जो इसकी डायग्नोसिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट, ब्लड प्रेशर के कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको देखा जाता है, जैसे सिर में दर्द होना, घबराहट होना, नींद बराबर ना आना, बेचैनी होना, पैल्पिटेशन होना। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो कि ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करते हैं। ओके तो डॉक्टर साहब, आप कब डिक्लेयर करते हैं किसी को कि आपको ब्लड प्रेशर है? क्या आपने कभी किसी को मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर किसी का चेक किया, आप देखिए मान लीजिए कोई बीमारी की ही स्थिति में आया है तो ब्लड प्रेशर वो अंडरलाइन बीमारी के कारण भी ऊपर हो सकता है, लेकिन क्या तरीका है कि आप डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको बीपी ही है और अब आपको इसका इलाज या गोली शुरू करनी होगी? देखिए, ऐसा है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी जिसका कोई निश्चित कारण है। तो जब हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं उसका कारण जरूर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर मान लीजिए किसी की किडनी की आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उसकी एंजियोप्लास्टी कर देंगे तो स्वाभाविक है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी या दवाइयां उसकी बंद भी हो सकती है। इसी तरह किसी में किडनी का ट्यूमर है फर्स्ट करिए तो उसका इलाज किया जा सकता है। मगर अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है, उसका बीपी 140 से ऊपर है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 90 के ऊपर है, तो दवाइयां लेना अनिवार्य है। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आम धारणा ये होती है कि अगर हम बीपी की दवाई शुरू करें तो उसकी आदत पड़ जाएगी और फिर दवाई के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, यही कहा जाता है। प्लीज ये समझ लीजिए कि बीपी की दवाई अगर शुरू होगी तो ये उसके बिना काम नहीं चलेगा, आपको दवाइयां बंद नहीं करनी है। ये एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के साथ मत करिए। आपका डॉक्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी दवाई कम करेगा, बढ़ाएगा, हो सकता है बंद भी कर दे, पर ये डिसीजन डॉक्टर के ऊपर छोड़िए। आपका काम है रेगुलर दवाई लेना और अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो दूसरे रिस्क फैक्टर है उनको मॉडिफाई करने में सहयोग देना, अपना खुद का सहयोग देना। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी बीमारियों की बात हुई, एक ऐसी बीमारी होती है जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, जिसको कहते हैं एओर्टिक डिसेक्शन, यानी जो हार्ट से जो मेन पाइप बॉडी को ब्लड ले जा रहा है वो एक तरह से फटने लगता है। और ये इतनी सीरियस बीमारी है कि इसमें मृत्यु दर 1% पर आवर होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर अगर आपको है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको हल्के में ना लें। उसके कॉम्प्लिकेशन डिजास्टर्स हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। और जिस तरह एओर्टिक डिसेक्शन का नाम लिया जो कि सर्जिकली ट्रीटेबल है, उसी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, लकवा लग सकता है जो कि सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर आपका जीवन बच भी जाए तो आप जीवन भर के लिए, ईश्वर न करे, भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इसे हल्के में तो नहीं लेना है। डॉक्टर प्रताप, ये बताइए कि अभी जैसे जो बात हुई, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, जो सेकेंडरी मतलब दूसरी बीमारियों के कारण आ रहा है, लेकिन इनका रेशियो क्या है? अगर 100 लोग हैं तो कितनों को प्राइमरी रहता है और कितनों को सेकेंडरी होता है? देखिए, करीब 85 से 90% लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन रहता है। मुश्किल से 10% लोगों को ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है।
तो अब देखिए, अगर 90% लोग ऐसे हैं जिनको कि प्राइमरी है, मतलब उसका कोई कॉज आपको नहीं पता, या तो ये 3-4 जो है कि आपने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया है, आपका वजन बराबर, मतलब लाइफस्टाइल के इश्यूज ज्यादा हैं, तो क्या लाइफस्टाइल को बेहतर करने से आप अपने इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल पा सकते हैं? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, गोली दवाई तो आप ही बताएंगे कि बंद करनी है, लेनी है, कितनी लेनी है, आधी लेनी है, एक लेनी है, लेकिन क्या लाइफस्टाइल सुधारने से ये प्राइमरी ब्लड प्रेशर वाली समस्या को एक हद तक ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल सही बात है। बल्कि जो माइल्ड हाइपरटेंशन है, जिसमें ब्लड प्रेशर 140 से 150 की रेंज के बीच है, उसमें तो गाइडलाइंस भी कहती हैं कि शुरुआती इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होना चाहिए। अगर उसके बाद 3 से 6 महीने लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी बीपी बढ़ा रहे तो दवाई मैंडेटरी हो जाती है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो कुछ जो मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसमें है वेट लॉस, करीब 10 से 15% का वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट प्रतिदिन, लो सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट की मात्रा 5 ग्राम से ज्यादा नहीं, सोडियम 3.5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा स्टॉप स्मोकिंग इवन अ सिंगल सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। अल्कोहल हो सके तो बिल्कुल नहीं, अगर ले रहे तो बहुत ही सीमित क्वांटिटी में। और वेजिटेरियन स्पेशल डाइट्स भी आजकल हाइपरटेंशन के लिए हैं, जैसे डैश डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स की मात्रा अलग अच्छी होनी चाहिए, फिश अच्छी होनी चाहिए, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड से दूर रहना चाहिए। तो अगर ये सब गुड डाइट, वेट लॉस एंड हेल्दी एक्सरसाइज, ये सारी चीजें अगर आदमी करे तो 10 से 15 mmHg तक ऊपर वाले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करा जा सकता है। और बहुत से पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे अच्छे चलते हैं, खासतौर पे जब व्हेन दे डू इट इन इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए, तो आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके भी आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। अब एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और एक बड़ा सवाल ब्रेक के बाद कि आजकल कई दावे किए जाते हैं, जैसे डायबिटीज का रिवर्सल, जैसे बीपी का रिवर्सल, तो क्या सच में टेक्निकली ये होता है या सिर्फ एक ब्रॉड टर्म में जो बता दी जाती है, लेकिन आपको फिर सारी चीजों को तो वैसा ही करना पड़ता है और उसका इलाज भी जारी ही रहता है? तो एक छोटा ब्रेक और हाइपरटेंशन पे थोड़ी और बातचीत इस ब्रेक के बाद।